अस्सलाम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबि शुअली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्नि इल्मा वबिज़्नि इल्मा वबिज़्नि इल्मा। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो है वो सॉल्व होने जा रहा है जी। एंड क्वेश्चन नंबर 5 को हम स्टार्ट करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि इसकी रिक्वायरमेंट को पहले पढ़ लेते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाएँगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है जी, ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है ये। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि इसमें भी जो है वो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। प्रीवियस सवालों में जैसे आपने अल्हम्दुलिल्लाह देखा और एक अच्छे लेवल पे आपने सॉल्व किया, ये सवाल भी इंशाल्लाह आपको ज़्यादा तंग नहीं करेगा, नहीं करेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस। अच्छा, रिक्वायरमेंट हम पहले पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस यूजिंग डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल अज्यूमिंग अहमद सजेशन इज इम्प्लीमेंटेड। एक्सप्लेन व्हाई दिस वैल्यूएशन इज डिफरेंट टू एसएल्स करंट शेयर प्राइस। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कुछ थ्योरेटिकल डिस्कशन भी करना है कि आपकी जो प्राइस आ रही है, प्रैक्टिकल सवाल भी होता है कि वो अलग क्यों है। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल जो है वो कुछ और कह रहा है और एक्चुअल प्राइस कुछ और है, क्या ऐसा है? और अगर है तो ऐसा क्यों है? और फिर 10 मार्क का आई थिंक बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि ट्रेडिशनल सवाल था। इवैल्यूएट द डिसीजन टू रिटर्न कैश टू शेयर होल्डर थ्रू अ चेंज इन डिविडेंड पॉलिसी, कंसीडर प्रैक्टिकल आर्गुमेंट्स टू कंसीडर टुगेदर विद एनी अल्टरनेटिव वेज टू रिटर्न कैश टू शेयर होल्डर एंड रिकमेंड अ सुटेबल स्ट्रेटजी फॉर एफएल। यार ये 10 मार्क का सवाल था, मगर अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने इस सवाल को शायद इतना अच्छा नहीं सॉल्व किया और इतनी लिफ्ट नहीं कराई मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है? तो मेरे हिसाब से यार ये सवाल भी जो है ना, क्या कहते हैं, सेकंड पार्ट भी बहुत स्कोरिंग था। 10 मार्क में से मैं समझता हूँ अगर आप डिविडेंड, अगर आप बुक भी लेके गए हो ना, हमारी बुक में भी बहुत सारी बातें थी जो ऑलरेडी किसी मौजूद थी, कॉपी पेस्ट करनी थी खाली। तो मैं आपको बता भी दूंगा। अच्छा, एक काम करें, आप एक सवाल पढ़ें जरा प्लीज इसको खुद से। इस सवाल को जरा पढ़ें, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। जल्दी से सवाल पढ़ेंगे, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। अच्छा, ये आप देखें, मैंने आपके सामने स्क्रीन पे ना ये पासिंग परसेंटेज रखा है लास्ट अटेम्प्ट का पासिंग परसेंटेज देखें कितना है। 32%। और बड़ी मुझे हैरानी हो रही है इस बात को देख के, सबसे खराब पासिंग परसेंटेज जो है आखिरी सवाल में, जो हम क्वेश्चन नंबर 3 देखने जा रहे हैं, ये 2023 की बात हो रही है। आप देख रहे हैं 2023 का, मतलब 32%। यस, बेहतर हुआ है, पहले 24% था। मगर आप गौर करें कि यार ये हुआ क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा, इतना मुश्किल तो नहीं था। उसमें 13% बच्चा पास हुआ खाली। और क्वेश्चन 2 में भी 20%। अच्छा, क्वेश्चन 3 बहुत अच्छा गया, 65%। क्वेश्चन 4 भी अच्छा गया, 1 भी अच्छा गया। तो ये देखें, 2 जो था वो तो खैर वो था, क्या कहते हैं, कैपिटल राशनिंग। बी में जो है वो इंटरेस्ट कवर का फॉर्मूला लोगों ने गलत लगाया, जो कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ अब आपको मसला नहीं होगा। नंबर ऑफ शेयर गलत कैलकुलेट किए, जो कि मैं समझता हूँ इससे पहले बहुत गलत बात है। पीछे हमने देखा 1 मिलियन आ रहा था, बहुत मुश्किल नहीं था वो। न्यूमरल एग्जामिनीज could provide remarks on fluctuation of specific ratio only, and they failed to provide a comprehensive analysis of both scenarios and the critical factor that should be considered while choosing one option over the other. critical factor जो थे, जो हमने कहा, डेट सोर्स, सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, क्विकर है, इजी है, ठीक है, कोविडेंट की बातें की। तो यार इस तरह की बातें हमें करनी चाहिए थी। मुझे बहुत अफसोस हुआ यहाँ 20% देख के। मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे क्वेश्चन 2 और 5 में परफॉर्मेंस अच्छी होती तो ये तो बहुत अच्छा 32 या 40 के करीब टच कर सकता था। बिल्कुल सीखना। अगर मैं 5 में आऊँ, अभी जरा 5 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 5 में वो कह रहा है कि जी बड़े मसले किए लोगों ने, अर्निंग्स की जगह डिविडेंड अर्निंग यूज कर ली, डिविडेंड की जगह ये हम बातें करेंगे। तो कहने का मतलब है कि यार ये अभी हम सवाल जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ये वैसे एग्जाम का मुश्किल तरीन सवाल कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पासिंग परसेंटेज। अब उसकी वजह ये भी हो सकती है कि लोगों ने सोचा हो आखिर में करेंगे, नहीं किया हो। मगर मुझे लगता नहीं है प्रोफेशनल पेपर में ऐसा होता है कि आप जो है वो इस सीक्वेंस से चलते नहीं, आपको जो आसान लगता है वो करते हैं। तो कुछ मैं 5 में सॉल्व करने जा रहा हूँ आपके लिए वापस से। ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि क्या वाकई इसमें ऐसा कुछ था कि 13% पासिंग परसेंटेज हो, या ये वाकई पेपर जो है वो सवाल जो है वो आसान था। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट हमने पढ़ ली थी। क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हम इसको आखिर में सॉल्व करेंगे। एक काम करते हैं, इसको हम बिल्कुल फॉर्मूले को सॉफ्टवेयर के भी लास्ट पेज पे चलते हैं। तो कहाँ दे जी पासिंग परसेंटेज, इसको हम देखेंगे बाद में। सवाल पढ़ लेते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसको देखते हैं कि हुआ क्या है। जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर कर रहे हैं, जो लाइव में मौजूद है, उनमें से शायद कुछ लोग ऐसे होंगे शायद जो कहेंगे कि हाँ जी हमें जो है ना बड़ी दिक्कत हुई पेपर में। बट आई थिंक लेट्स, जिसे कहते हैं ना कि आइडेंटिफाई कि यार व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन दिस क्वेश्चन। क्या ये वाकई डिजर्व करता था पेपर ही में ये इतना खराब परफॉर्मेंस या नहीं? ये हमारा एजेंडा है अभी। ठीक है, 5 AM सॉल्व करने जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करेंगे ताकि सॉफ्टवेयर से भी हम अलाइन होते जाएं साथ साथ। अच्छा जी, सेटिंग थोड़ी सी हमने इसकी मुनासिब कर दी है। क्वेश्चन नंबर 5,
अच्छा सवाल पढ़ेंगे। स्टेबल लिमिटेड एसएल इज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी बेस्ड इन कराची। ठीक है, आई होप आपको स्क्रीन नजर आ रही है। और क्या कह रहे हैं जी, द कंपनी वाज फॉर्म्ड, मैं यहाँ ऊपर पढ़ रहा हूँ पहली लाइन में, द कंपनी वाज फॉर्म्ड 8 years ago बाय ज़हीर हुसैन and Anwar Patel. Both had been colleagues working for a large pharmaceutical company. SL was financed by a combination of personal borrowing by the founders and a large injection of venture capital finance. SL raised a new finance through an IPO 4 years ago and is now listed in the Pakistan Stock Exchange. Zahir and Anwar both own 20% of the company, and the venture capital investor realized their investment at the time of IPO. To date, the SL has not paid any dividend to shareholder. अभी तक कोई डिविडेंड पे ही नहीं किया इन्होंने भैया। ठीक है, एंड द पॉलिसी हैज बीन टू रिटेन प्रॉफिट्स एंड री इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू ड्राइव फ्यूचर। अच्छा एक बात मुझे बताएं, क्या ये अच्छी बात है बुरी बात है? इस पे लास्ट पार्ट में बड़ी बात करनी है, मगर आपका यहाँ पे भी तो कुछ ना कुछ माइंड बनना चाहिए। क्या डिविडेंड दे के इसको आगे बढ़ना चाहिए, या ये जो डिविडेंड नहीं देता और रिसर्च डेवलपमेंट में पैसा लगाता है, क्या ये अच्छा है? जवाब दें इस पे, क्या क्या करेंगे? देखिए इस पे आपको ना डिपेंड करता है, बोलना पड़ेगा कि अगर आप ये देखेंगे जो शॉर्ट टर्म फोकस वाले शेयर होल्डर है, शॉर्ट टर्म फोकस वाले शेयर होल्डर जिनकी रोजी रोटी, जिनका ब्रेड एंड बटर डिविडेंड्स है, उनको ये डिसलाइक करेगी। वो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते जो डिविडेंड रोकती है। वो आपके शेयर्स को बेच देंगे, क्योंकि आप पब्लिक कंपनी बन गए ना, आईपीओ में आ गए। मेरी बात समझ रहे हैं? एनालिटिकल डिस्कशन करना जरूरी है। हाँ पढ़ा है ना, क्लाइंटेल इफेक्ट और सिग्नलिंग इफेक्ट, और ये सारी चीजें डिविडेंड थ्योरी में आती हैं, ये आगे जाके मिलेंगी। नहीं भी पढ़ा अभी आपने तो टेंशन ना लें, आगे मिल जाएगा। आप डिविडेंड थ्योरी के टॉपिक में मिल जाएगा आपको हमारी बुक में। खैर दूसरी तरफ यार एक बात और भी है कि यार एक अच्छी बात भी है कि अगर किसी को लॉन्ग टर्म बिजनेस में रहना है, जो ओनर होता है वो बिजनेस से पैसे निकाल के भाग नहीं जाता, वो बिजनेस के साथ खड़ा रहता है। वो बिजनेस के साथ खड़ा रहता है, वो प्रॉफिट से पैसे कमाता है, वो नॉर्मल प्रॉफिट से पैसे कमाता है, वो बिजनेस की के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहता है। तो वो बंदा कहेगा कि नहीं यार अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आज रहने दो, आज हमें पैसों की जरूरत नहीं है, आज आप रिसर्च डेवलपमेंट में पैसा लगा दो, बाद में जब कंपनी बहुत बड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, तो वहां से फिर हम पैसा अच्छे लेवल पे निकाल लेंगे। तो डिपेंड करता है आपके शेयर होल्डर कौन है। गरीब शेयर होल्डर होगा बेचारा, जिसका ब्रेड एंड बटर रोजी रोटी जो है डिविडेंड पे लगी है, वो ये डिसीजन को नहीं लाइक करेगा, वो बेच के आगे बढ़ जाएगा। बट जो दूसरा शेयर होल्डर है, जो अमीर शेयर होल्डर है, जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, जो जेन्युइन शेयर होल्डर है, जो जेन्युइन इन्वेस्टर है, वो कहेगा कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर कंपनी के काम में आ रहा है पैसा तो बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, इसको इसी इतना चलते रहने दिया जाए। तो ये बात आपको अपने लास्ट पार्ट में जहां पे डिविडेंड पे बात करनी है, वहां पे ये बात करनी होगी, बहुत सारी बातों के साथ। इसी तरह 10 मार्क का पार्ट है वो। अच्छा आगे बढ़ते हैं। एसएल फॉर्च्यून चेंज इन 2020 में इनकी किस्मत चमकी when the company developed and patented a new vaccine which offered protection against a deadly virus। इस वायरस का नाम क्या है, नाम लेना भी पसंद नहीं करते इस वायरस का। ठीक है जी, हमें बताइए किस वायरस की बात कर रहे हैं। 2020 में जो है इन किस्मत बदली इस कंपनी की, इन्होंने जो है एक वैक्सीन बना ली। द डिमांड फॉर द वैक्सीन वाज अनप्रेसिडेंटेड एंड रिजल्टिंग इन ग्लोबल सेल एंड सब्सटेंशियल अर्निंग फॉर 2021 एंड 2022। आपकी मेहनत रंग लाती है, आपकी मेहनत रंग लाती है, आज नहीं तो कल मेहनत रंग लाती है। इसका मुंह बोलता सबूत इनको मिला जब 2020 में इनका जो क्या कहते हैं ड्रग है, इनका जो वैक्सीन है, वो दुनिया में चलना शुरू हो गया, और 21 और 22 में इन्होंने ठीक ठाक सेल कर ली पूरी दुनिया में, और अर्निंग भी बहुत ज्यादा की है। The board met recently and Noor Arshad, the CFO, Chief Financial Officer, asked whether given the recent level of high level of earning, SL should pay a one of dividend to shareholder। उन्होंने कहा यार अब हमने बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कि पैसे कमा लिए हैं, तो शेयर होल्डर की पार्टी करनी चाहिए। पार्टी का मतलब वो वाली पार्टी नहीं, इन्होंने कहा शेयर होल्डर को हमें पैसे दे देने चाहिए, शेयर होल्डर को हमें कुछ एक्स्ट्रा वन ऑफ डिविडेंड देना चाहिए। अब ये अच्छा है बुरा है, इस पे बात करनी है आपको सीबी पार्ट में, वो भी बात नहीं करनी आगे। अहमद अजमत द चीफ ऑपरेशन ऑफिसर COO कहलाया जाता है, suggested that SL introduce a dividend policy such that a regular dividend is paid। He suggested SL that SL pay out 25% of the post tax earning to shareholder as dividend। बहुत माकूल बात की है अहमद अजमत साहब ने। अहमद अजमत साहब कह रहे हैं कि भाई 25% आप एक काम करो, जो भी आपका कमा रहे हो उसका 25% पे आउट कर दो। पे आउट समझते हैं, इतना आप डिविडेंड में बांट दो, ये इनकी सजेशन है। फोरकास्टेड अर्निंग आपके सामने आ रही है। द फोरकास्टेड अर्निंग फॉर द नेक्स्ट 4 years आर एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड लॉन्च ऑफ न्यू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स दैट आर currently in the clinical trial phase। earnings are estimated as follows। ठीक है जी, फोरकास्ट अर्निंग आ रही है जी आपके पास सर 2024, 25, 26, 27 अगले 4 सालों की फोरकास्टेड अर्निंग मौजूद है। प्रिडिक्टिंग द ग्रोथ इन अर्निंग बियॉन्ड द पीरियड इज हार्डर एज दिस डिपेंड ऑन द आउटकम ऑफ करंट रिसर्च वर्क। अ प्रूडेंट एस्टिमेट ऑफ 4% अर्निंग ग्रोथ per annum for the years ending 30 June 2028 and beyond has been suggested by नूर। ठीक है जी, 24 ये कह रहे हैं कि 28 2028 के बाद आपको 4% का ग्रोथ मिल जाएगा। मार्केट इन्फॉर्मेशन करंट शेयर प्राइस बता दी 8154, इशूड शेयर आ गया 2 लाख, एसएल इक्विटी बीटा 0.86, मार्केट रिटर्न 16%, रिस्क फ्री रिटर्न 9%। Zagir and Anwar are aware that a company's dividend policy can influence the share price।
Required calculate the expected share price using dividend valuation model assuming Ahmed's suggestion is implemented and explain why this valuation is different to SL current share price. अहमद ने क्या कहा था जी? अजमत ने कहा था कि यार 25% पे आउट रेशो के हिसाब से बांट दो। अच्छा, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल में हमने पता है फॉर्मूला क्या होता है, तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल का। क्या फॉर्मूला था? P नॉट इज इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस D, यही फॉर्मूला था जी। ठीक है जी। और जहां तक हम इसको बात करें तो D1 अपॉन KE माइनस D, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अच्छा, D1 क्या होता है? अगले साल का डिविडेंड होता है, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे एक मसला है कि ये जो गिरोथ लग रही है, क्या ये पहले दिन से लग रही है? याद करें, याद करें यार, शाहीन आफरीदी, उस्मान शनवारी, M अब्बास, वैक की पहली क्लास, किसी को याद आ रहा है ये बात? जब डिविडेंड आपके ऊपर नीचे हो रहे होते हैं और ग्रोथ में नहीं होती है तो क्या करते हैं? मैनुअल वर्सेस ऑटोमेटिक। याद आ रहा है एक डायलॉग जो बहुत फेमस था, शेयर प्राइस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स। शेयर प्राइस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स। शेयर प्राइस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड डिस्काउंटेड एट केई, डिस्काउंटेड एट केई। यार, ईयर 1 से इंफिनिटी तक के डिविडेंड को डिस्काउंट किया जाता है केई पे, तो जाके डिविडेंड, तो जाके शेयर प्राइस आती है। तो मुझे बताइए ग्रोथ रेट कब लग रही है? 4% की कब से लगेगी? क्या पहले साल से लगेगी? क्या जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। ग्रोथ लगेगी नहीं। 24, 25, 26, 27, 1, 2, 3, 4, D1, D2, D3, D4, D4 के बाद से लगेगी। ये बताएं पी कौन सा और डी कौन सा? किसी को याद आ रहा है? ये बात हम बहुत करते थे। पी क्या आएगा और डी क्या आएगा? पी डैश एंड डी डैश। जवाब दें, पी कौन सा आएगा और डी कौन सा आएगा? जवाब दीजिए। जी, जी। पी कौन सा थे, डी कौन सा? बहुत अच्छे हमजा सिद्दीकी, छा गए आप, बहुत अच्छे, जबरदस्त। जवाब बिल्कुल सही कहा आपने, पी भी बता दो जवाब। ठीक हो गया। बाकी लोग शाबाश, जो और भी लोग लाइव में आए हैं, माशाल्लाह, बताएं, जवाब दें। मैं टेबल बना देता हूँ 2024, आपकी आसानी के लिए टेबल बना देता हूँ। 2024, 2025, 2026, 2027, 2028। दिस इज D1, this is D2, this is D3, D4, D5। जी, जी, जी। अच्छा, आपको अर्निंग्स पता है? और से देखेंगे, आपको अर्निंग्स पता है? और अर्निंग्स का कह रहे हैं पे आउट परसेंटेज कितना है? पे आउट 25% है। तो डिविडेंड आ जाएगा इससे, तो डिविडेंड आ जाएगा इससे, टोटल डिविडेंड आ जाएगा, क्योंकि अर्निंग भी टोटल दी हुई है। नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे। डिविडेंड पर शेयर आ गया। ठीक है जी। 4,10,000, 5,00,000, 5,50,000, 5,80,000। ठीक है जी, याद आ रही है बात? भाई बताओ, डी कौन सा, पी कौन सा? यार अभी तक जवाब नहीं आया कुछ लोगों का। जी, जी। D1 का मसला नहीं है, D1, D2, D3, D4 का मसला नहीं है। ग्रोथ कब से लगेगी? ग्रोथ एलिजिबल डिविडेंड कौन सा है? D1 नहीं है, D1 पे ग्रोथ नहीं लग सकती, D2 पे ग्रोथ नहीं लग सकती, D3 पे ग्रोथ नहीं लग सकती, D4 पे ग्रोथ नहीं लग सकती। जो पहली जिंदगी में ग्रोथ लगेगी वो D4 पे नहीं लगेगी, वो D4 के बाद जो D5 आएगा वो हमारा डिविडेंड होगा पहला। जो 5% ग्रोथ लिखी हुई है वो D5 है, वो D5 है। D5 ऐसे निकलेगा यार, D5 ऐसे निकलेगा कि 5,80,000 को आप 1.04 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो D5 तक P4, D5 तक P4, याद आ रही है बात? P4।
ठीक है जी। ठीक है, तो पे आउट रेशियो 25% है, लगा दें 25%। डिविडेंड आ जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर आपको पता है कितने हैं? 2 लाख। 1000 कॉमन लिया हुआ है ना? 1000 कॉमन लिया है ना, 200 से डिवाइड करें। 1000 कॉमन लिया हुआ है ना, 200 से डिवाइड करें। मतलब शेयर डिविडेंड पर शेयर आ गया, अब इसको डिस्काउंट कर लेते हैं के ई पे। के ई का फॉर्मूला क्या होता है? आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। सही है जी। तो आर एफ रिस्क फ्री रेट कितना है जी? 9%। मार्केट रेट 16 है। सॉरी, बीटा 0.86 है। 16 माइनस। क्या आ रहा है जी के ई? 15% आ रहा है। ठीक है जी, के ई 15% आ रहा है जी। सही है। और डिस्काउंट रेट कर लेते हैं। 1.15। 15% का डिस्काउंट रेट कैसे निकलेगा? 1 डिवाइड बाय 1.15 की पावर 1। इसको अच्छा, ये D5 को छोड़ दें। यार अरे डिस्काउंट करते थे भाई, ये पुरानी बातें। मुश्किल तो नहीं हो रही है आपको? ओ भाई, एक तो ये बड़ा मसला है यार। ठीक हो गया। ठीक हो गया जी। ये टेबल उठाएं ऊपर से, यहाँ डाल दिया। ठीक है ना, याद है 4 साल का डिविडेंड मैनुअली निकालना पड़ता था, डिस्काउंटिंग करनी पड़ती थी, याद आ रहा है? हम्म। भैया याद आ रहा है आपको? D4 D5। D5 कितना है? D5 ये रहा 754। अच्छा, इसको अगेन वन उससे मल्टीप्लाई करूं, 1 + G से। हाँ, इसको 1.04 से मल्टीप्लाई करूं, मेरा सवाल है, ग्रोथ रेट 4% है ना, क्या मैं मल्टीप्लाई करूं 1.04 से? यस और नो जवाब दीजिएगा। जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर कर रहे हैं वो भी जरा सोचें, दिमाग लगाएं, जवाब दें। अपने आप को जवाब दे दें यार, मैं तो सामने नहीं हूँ। चलो, लाइव वालों ने जो जवाब बिल्कुल सही दिया है कि बिल्कुल ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो चुका है 1.04 से। ये देखिए ये हुआ हुआ, ये देखिए ये मल्टीप्लाई हो चुका है, तो अब वापस करोगे तो डुप्लीकेशन हो जाएगा बहुत।
नो नो नो, एब्सोल्युटली नॉट। डिवाइड बाय के ई माइनस जी, के ई माइनस जी, के ई माइनस जी, तो के ई इज 15%, 0.15 माइनस 0.04, 0.04 से माइनस कर दीजिए, तो ये अब हमारे पास फिगर क्या बन जाएगा, जरा देखिएगा। क्या आ रहा है यार ये, क्योंकि ऑलरेडी हुआ हुआ है। सही कहा आपने, बिल्कुल सही काम था। 6855, 6854.55। ये शेयर प्राइस कब की है? ये शेयर प्राइस कब की है? ये शेयर प्राइस है एट ईयर 4। ये ईयर 4 की है, इसको क्या करेंगे भाई, फाइनल जवाब दे। तो शेयर प्राइस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड। मैं देखें वर्किंग भी शो कर रहा हूँ साथ साथ। तो शेयर प्राइस कितनी हो जाएगी? 445.65, 472.59, 42.04, 414.52। एक और काम करना पड़ेगा, इसको डिस्काउंट करना पड़ेगा। ये चौथे साल का फिगर है, 6854.55। 6854.55 को पीछे लाना पड़ेगा। 6854.55 को डिस्काउंट करना पड़ेगा भाई। कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे? वर्किंग शो कर रहा हूं मैं आपको ताकि परेशानी ना हो। डिवाइड बाय 1.15 की पावर 4। क्या आ रही है शेयर प्राइस? कैलकुलेटर पे कर लें यार, अगर एक्सेल में नहीं करना मसला नहीं है। क्या आ रही है शेयर प्राइस? 5703.9। ये आ रही है। करंट शेयर प्राइस कितनी है? वो कितनी दी हुई है? 815। ओ इतना बड़ा फर्क, इतना बड़ा फर्क क्यों भाई? हाँ जी, क्या वजह है? यहाँ तक कोई सवाल है किसी का तो पूछ ले भाई। वर्किंग मैंने सारी रख दी है जी। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? आर वी क्लियर दिस पॉइंट? कंफर्म करें मुझे प्लीज। क्यों डिफरेंस आ रहा है ये? 8 मार्क पूरे नहीं आएंगे अगर जवाब नहीं देंगे पूरा। क्यों डिफरेंट आ रहा है? हमारी कम आ रही है एज पर डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। हाँ भाई, हमारी कम आ रही है। शेयर प्राइस क्यों, क्या वजह हो सकती है, सोचें। सिग्निफिकेंटली। तो यार कितनी है दैट इज? परसेंटेज निकालें, परसेंटेज निकालें। 5703.9 डिवाइड बाई 8154, ऐसी परसेंटेज निकाल लेते हैं। 70%। क्यों? क्यों? वजह क्या हो सकती है? इसमें भी
नहीं 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 नहीं, हाँ बिल्कुल 30% कम आ रही है। इट मे बी पॉसिबल दैट डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, मे नॉट बी सुटेबल मॉडल। कौन सा बिजनेस का नाम क्या है? स्टेबल लिमिटेड, एस एल। क्यों? 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 डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल की बुराइयां याद आ गई हैं किसी को? हाँ, इट एज्यूम्स shares will be held till infinity and hence no capital gain. It is not the case, which may not be actual circumstances. सही है, एक्चुअल सर्कमस्टेंस में जरूरी नहीं है ऐसा हो यार। दूसरा ये भी है, सही कह रहे हैं कि डिविडेंड का कोई पास्ट रिकॉर्ड भी कोई इतना अच्छा नहीं है पास्ट वाला। बिल्कुल। बिल्कुल। ये भी तो कह सकते हैं कि शेयर होल्डर्स में हैव हाई एक्सपेक्टेशंस अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द कंपनी। भाई वो कहते हैं ना, जिसका वक्त अच्छा चल रहा होता है उस पर सारे कोई पैसा लगाता है। सो इन्वेस्टेड मोर। recent success of the company, recent success याद आ रहा है? recent success of the company may have lead to, recent success of the company may have lead to, recent success of the company may have lead to more investor confidence। अच्छा, एक और मसला भी था, आपने 4% के बारे में सुना था, उसने प्रूडेंट लिया हुआ है। ये इसने 4% अर्निंग ग्रोथ जो लिया प्रूडेंट लिया हुआ है। प्रूडेंट मतलब कम है या ज्यादा है? इसने 4% ग्रोथ लिया है, प्रूडेंट एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? मोर ओवर ग्रोथ रेट ऑफ just 4% in earnings, very prudent। आप देखो ना पास की ये जो ग्रोथ रेट निकल रही है 4% तो नहीं है। आप यहां से ग्रोथ रेट निकालो कितना आ रहा है, जरा एक सवाल है। ऐसी ग्रोथ रेट निकाल सकते हो? 4,10,000 और 580,000, इसका ग्रोथ रेट निकालो। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? डज इट मेक सेंस कि आपने एक प्रूडेंट एस्टिमेट बनाया हुआ है? ठीक है ना? एग्री करते हैं?
फर्स्ट ईयर 18% है, बाकी ओवरऑल देखो, ओवरऑल 580 और 4,10,000। कितना आ रहा है अगर हम वैसे निकालें? याद है वो कैसे निकलता है ग्रोथ रेट? ये 4,10,000 है, 1 + g⁻, याद है? ये पहले हमने ग्रोथ रेट निकालना सीखा है, पावर 3। पावर 3 ना, 3 ग्रोथ लगी होंगी ना, 1, 2, 3। भाई याद आ रही है? ये पॉइंट समझ आ रहा है मैं क्या बातें कर रहा हूँ? अगर मैं इसकी बेसिस पे ग्रोथ रेट निकालने की कोशिश करूं, जो सवाल में 4 डिविडेंड है, तो ये पहली ग्रोथ लगी होगी, फिर दूसरी ग्रोथ लगी होगी, फिर तीसरी ग्रोथ लगी होगी। तो इस बेसिस पे अगर मैं देखूं 4,10,000 से ग्रो होते होते 580 हो गया, तो ग्रोथ रेट जरा चेक करो, ऐसे क्या आ रही है ग्रोथ रेट? सही है ना? क्लियर है? बात समझ आ रही है? ठीक है। डन है। ओके। और क्या कह सकते हैं? अच्छा, एक और बात मुझे बताएं कि शेयर होल्डर्स, अगर मार्केट में प्राइस ज्यादा चल रही है, तो इसका मतलब मार्केट, अच्छा, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल क्या एज्यूम करता है? डिविडेंड वैल्यू, ये ऊपर भी मैं ऐड कर सकता हूँ। ये भी हम कह सकते हैं कि इन करंट केसेस रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ हाई कैपिटल गेन इंस्टेड ऑफ। पाकिस्तान में मैंने आपको बताया था ना, पास में जब डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल पढ़ा रहा था, कि पाकिस्तान में भी लोगों का जो रुझान है वो डिविडेंड पे थोड़ी है। पाकिस्तान में जो लोगों का रुझान है वो तो कैपिटल गेन की तरफ है। तो ये जो आपको शेयर प्राइस दी हुई है, ठीक है, वो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से मैच नहीं करी, तो एक रीजन ये भी तो हो सकता है कि यार, जो 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 डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल है, ये तो कैपिटल गेन को देखता भी नहीं है, और लोग कैपिटल गेन को देखते हैं। तो दोनों की एक्सपेक्टेशन, दोनों की जो वर्किंग है, दोनों का जो इनपुट है वो अलग अलग हो गया ना। दोनों का जो माइंडसेट है वो अलग अलग हो गया। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल का माइंडसेट ये है, कैपिटल गेन को देखना भी नहीं है। और पाकिस्तानी लोगों का या लोकल इंडस्ट्री का या शेयर होल्डर का माइंडसेट ये है कि डिविडेंड को देखना भी नहीं है, कैपिटल गेन को देखना है। 2 पैसे मिलेंगे बेच देंगे। डिविडेंड के लिए साल का वेट कौन करेगा, और वो भी पता नहीं मिले ना मिले। याद आ रही है ये बातें आपको भाई? क्लियर है ये बातें? हाँ, संभाल लोगे पेपर में यार। 8 मार्क का सवाल था, अगर चलो 5-6 मार्क की भी वर्किंग है, तो बाकी 2-3 मार्क की थ्योरी तो लिख ही सकते हैं यार हम। मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर है? एक और बात भी हो सकती है कि अर्निंग में भी हायर देन एक्सपेक्टेड यार। ठीक है। एक आई के में पॉइंट लिखा है, मैं उससे एग्री नहीं करूंगा कि अर्निंग की बेस पे उसने शायद वैल्यू निकाली हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा यूजुअली होता नहीं है। चलिए नोट करें इसको, शाबाश। नोट करें, अपने सॉफ्टवेयर पे नोट करें, बात को आगे बढ़ाते हैं। जी, हो गया, नोट हो गया, आगे बढ़ें। कोई सवाल है किसी का, कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए भाई, पूछ लीजिए। जल्दी से पूछें, शाबाश, कुछ कंफ्यूजन? जी सलमान, 4 साल पे करेंगे ना? एयर 4 पे तो नहीं करेंगे, एयर 5 पे तो नहीं करेंगे, एयर 4 पे करेंगे, क्योंकि P4 है ना। हाँ, डिविडेंड चौथे साल का इस्तेमाल हुआ है, मगर प्राइस तो 4 की आई है। क्या ख्याल है सलमान? प्राइस एक पहले की होती है ना, P0 होता है तो D1 होता है, याद करें।
तो D5 बिल्कुल यूज हुआ है, ये D5 पहला डिविडेंड है जिसपे ग्रोथ लगी है। मगर बात ये है कि D5 से जो आई है प्राइस वो तो एयर 4 लेवल पे आई है, ये तो चौथे साल पे आई है, शेयर प्राइस एट एयर 4, इसीलिए देखे मैंने लिख भी दिया। सही है, समझ रहे सलमान, इसलिए इसको डिस्काउंट 4 साल पे किया गया, 6854 को 4 साल पे डिस्काउंट किया है इसीलिए। अच्छा अब यार एक एग्जामिनर कमेंट पढ़ लें जरा, एग्जामिनर क्या कह रहा था। एग्जामिनर ने क्वेश्चन नंबर 5 के कमेंट्स में क्या बोला है, 5A के पे खास तौर पे, अर्निंग्स इंस्टेड ऑफ डिविडेंड वर यूज्ड टू कैलकुलेट एस्टिमेटेड शेयर प्राइस। क्या ये हिमाकत आप करेंगे अब, क्या ये गलती आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्या ये गलती पेपर में करने लायक है? एब्सोल्युटली नॉट यार, मैं कम से कम आप लोगों से तो एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये गलती करेंगे। आपको पता है शेयर प्राइस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड, ये डायलॉग मैं दर्जनों बार रिपीट करता हूँ अपने लेक्चर्स में, और आज भी मैंने रिपीट किया। ठीक है, तो ये डिविडेंड की जगह अगर आपने अर्निंग यूज किया तो यार ये तो माजरत के साथ बहुत बुरी हो जाएगी बात ना, ठीक है ना। अच्छा दूसरी चलते हैं, व्हाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ डिविडेंड फ्रॉम 2028 एंड ऑनवर्ड, द डिविडेंड फिगर ऑफ 24 इंस्टेड ऑफ 27 वाज यूज्ड। जब आप परपेचुटी निकाल लेते, जब आप इनफाइनाइट वाला लेके आ रहे थे, तो आपने 24 के डिविडेंड पे ग्रोथ लगा दी, ना कि 27 के पे ग्रोथ लगानी चाहिए थी। यानी कि वो कह रहे हैं कि 27 के डिविडेंड पे ग्रोथ लगा के D5 आएगा ना, कुछ लोगों ने D1 पे ग्रोथ लगा ली, जो कि गैर मुनासिब बात है। ठीक है, डिस्पाइट द डिविडेंड ग्रोथ रेट ऑफ 4% बी प्रोवाइडेड द ग्रोथ क्वेश्चन, द ग्रोथ रेट बेस्ड ऑन द डिविडेंड हिस्ट्री वाज कैलकुलेटेड एंड यूज्ड फॉर डिविडेंड वैल्यूएशन। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कुछ लोगों ने जी ओवर स्मार्ट प्ले किया और उन्होंने ये 12% का ग्रोथ रेट इस्तेमाल कर लिया। मुझे आप बताएं ईमानदारी से, ये तो मैंने थ्योरी के लिए निकलवाया है, ये तो मैंने थ्योरी के लिए निकलवाया है, क्या इसका कैलकुलेशन से कोई ताल्लुक है? नहीं है। जब सवाल ने खुद बोल दिया कि 4% ग्रोथ रेट है, तो बात खत्म हो गई है, ये तो ओवर स्मार्टनेस हो गई। अच्छा, वैक इंस्टेड ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाज यूज्ड फॉर डिस्काउंटिंग फ्यूचर डिविडेंड, कुछ लोगों ने और स्मार्टली प्ले किया, कुछ लोगों ने और स्मार्टली प्ले किया और वैक निकाल लिया, वैक निकालिए। अच्छा वैक निकाला कैसे, ये भी एक सवाल है, बड़ी मजेदार बात है, वैक निकाला कैसे इन्होंने, बट ये कि जो भी था वैक की बेस पे इन्होंने डिस्काउंटिंग कर दी, जो कि गैर मुनासिब बात थी। ठीक है, वैक कैसे निकाला, आई थिंक वो शायद उसको अज्यूम कर लिया कि RF और KT सेम होता है, पता नहीं व्हाटसोएवर। अच्छा और क्या फरमा रहे हैं हमसे एग्जामिनर साहब, और हमसे कह रहे हैं एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग ऑफ डिस्पैरिटी बिटवीन शेयर प्राइस डिराइव फ्रॉम डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल एंड द करंट प्राइस करंट वैल्यू वाज इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट थ्योरी प्रोवाइड की गई, ए पार्ट में ये मसला था। ठीक है, बात समझ आ रही है? ठीक है, बी पार्ट में ज्यादा बात नहीं की, ए पार्ट भी खराब हुआ है, और मुझे बहुत हैरानी हुई यार। मुझे ईमानदारी से बताएं प्लीज यार, सिंसियर मुझे बताइएगा, जो लोग लाइव में मौजूद है उनसे सवाल कर रहा हूँ, क्या ये वर्किंग मुश्किल थी? प्लीज मुझे ईमानदारी से बताइएगा, क्या ये वर्किंग मुश्किल है? ये इससे ज्यादा मुश्किल वर्किंग हमने की है शाहीन अफरीदी और शिनवारी लिमिटेड में। ईमानदारी से बताएं, क्या ये वर्किंग मुश्किल थी? क्या ये पेपर में करने लायक नहीं थी वर्किंग यार, ये वर्किंग जो कैलकुलेशन वाली वर्किंग थी? नहीं यार, ठीक है ना। तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है, हम समझ रहे होते हैं सवाल बहुत मुश्किल है, मगर सवाल उतना ही आसान होता है। ठीक है, बात समझ आ रही है, क्लियर है? ओके, आगे बढ़े। अच्छा ये क्या नाम है, तो और थ्योरी भी यार मैं समझ रहा हूँ, थ्योरी जो है ना यार, थ्योरी भी इतनी मुश्किल तो नहीं है यार। आपको पता है डिविडेंड वैल्यूएशन, अभी मैं आपको बताऊँ, इसमें मैंने अभी भी थ्योरी कम लिखी है, क्योंकि 8 मार्क का सवाल है। अगर ये 12-15 मार्क का सवाल, तो 12-13 मार्क का सवाल, तो मैं इसमें डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल के सारे मसले लिख देता, कि यही पे मसला लिखता, डिस्काउंट रेट सेम नहीं रहता है, ग्रोथ रेट का मसले रहते हैं, जो ग्रोथ रेट तो मैं खैर मैंने बात भी कर ली है। फिर इसके अलावा मैं वही वाली बातें करता, खैर अच्छी खासी बातें मैंने इसमें कर ली है, कि कैपिटल गेन डिविडेंड वाली बात मैंने कर ली, इनफाइनाइट तक की बात मैंने कर ली, मगर एक दो बात में डिस्काउंट फैक्टर की भी ऐड कर देता, अगर 10 मार्क का सवाल था। तो ये डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल की अगर कोई स्मार्ट प्ले करे ना, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल की जो लिमिटेशन होती है वो यहाँ पे लिखने की थी। ठीक है, अच्छा लास्ट पार्ट पढ़ लेते हैं जल्दी से, फिर बस सेशन को एंड करेंगे, काफी लंबा सेशन हो रहा है ये। आखिरी सवाल है जी, क्या कह रहा है जी, इवेलुएट द डिसीजन टू रिटर्न कैश टू शेयर होल्डर थ्रू अ चेंज इन डिविडेंड पॉलिसी, कंसीडर प्रैक्टिकल आर्गुमेंट टुगेदर विद एनी अल्टरनेटिव वेज टू रिटर्न कैश टू शेयर होल्डर एंड रिकमेंड अ सुटेबल स्ट्रेटजी। ये 10 मार्क का सवाल था। अब आप अपनी किताब निकालें, ओपन बुक पॉलिसी का यहाँ पे बेहतरीन इस्तेमाल करना था। आप अपनी किताब निकालें और उसमें टॉपिक है डिविडेंड थ्योरीज के नाम से, चैप्टर नंबर 25 MILR डिविडेंड थ्योरी। ये किताब अगर आपके साथ है मेरी, तो आप ये निकाल लें, और उसमें जाके आप डिविडेंड वाली मेथड पे जाएं। इसमें जितनी बातें डिविडेंड से रिलेटेड लिखी थी, कि डिविडेंड को हमें बढ़ाना चाहिए कम करना चाहिए, ये देखें डिविडेंड पॉलिसी, ये पूरा डिविडेंड पॉलिसी का पूरा चैप्टर है। इसमें आपको जो है ना ये सारी बातें, सिग्नलिंग इफेक्ट, बर्ड इन द हैंड, क्लाइंटेल इफेक्ट, ठीक है, फिर ऑल्टरनेट टू क्या डिविडेंड, ऑल्टरनेट की बातें भी कर रहा है ना, कि क्या कहाँ गया सवाल, एक मिनट सॉरी, सवाल किधर चला गया, सवाल ये था
कि ऑल्टरनेट वेज टू रिटर्न कैश टू शेयर होल्डर। ऑल्टरनेट वेज, और ऑल्टरनेट वेज क्या है रिक्वायरमेंट स्ट्रेटजी, तो आप देखें ऑल्टरनेट वेज ये स्केच में ही लिखी हुई है यार, कहाँ गया ये रहा। ऑल्टरनेट वेज टू कैश डिविडेंड, कि आप स्क्रिप इशू, बोनस इशू कर दें, स्टॉक स्प्लिट कर दें, एक शेयर को 2 में बांट दें, शेयर रिपर्चेज कर लें, शेयर होल्डर को बोले अपने शेयर वापस कर दो, हम पैसे, हमसे पैसे ले लो, पूरे पूरे पैसे ले लो, जैसे यूनिलीवर ने किया था एक जमाने में, डीलिस्टिंग जब कराई गई थी, जब डीलिस्टिंग हो रही थी। तो यार ये पूरा सिग्नलिंग इफेक्ट, बट इन द एंड क्लाइंटल इफेक्ट, इररिलेवेंस थ्योरी, रेसिडुअल थ्योरी, ठीक है, स्क्रिप्ट डिविडेंड ऑल्टरनेट वाली, ये सारी बातें ऑलरेडी इसमें मौजूद थी जी। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना था डिविडेंड पॉलिसी से रिलेटेड। ठीक है, और फिर आपको जो है ना क्या कहते हैं, सारी बातें इसमें करनी चाहिए, ये पास में भी आया हुआ है। ठीक है, क्लाइंटल इफेक्ट क्या होता है, वो क्या होता है, रेसिडुअल थ्योरी क्या होती है, होम मेड डिविडेंड क्या होता है, लिमिटेशंस क्या होती हैं। ये पेज नंबर आपकी बुक में है जी, जो वर्जन आपके पास होगा उसमें आप देखें, ये शुरू हो रहा है स्केच 402, जाके पेज 402 पे देख लें। ऑल्टरनेट तो यहाँ से स्ट्रेट छापने थे यार, ऑल्टरनेट तो स्ट्रेट छापने थे, ये देख रहे हैं, ऑल्टरनेट पूछे ना इसने, ये देखें स्ट्रेट छापने थे। और उसके अलावा भी जो ये बात है कि भाई कि आपको डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी का वर्ड आ गया, गेम खत्म हो गया, डिविडेंड पॉलिसी का वर्ड आ गया, ये देखें जी, डिविडेंड पॉलिसी आ गया, पूरा स्केच आपके काम का था कि क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। सिग्नलिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि डिविडेंड ज्यादा होगा तो इट मींस, मैं वो ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, डिविडेंड ज्यादा होता है तो सिग्नल करता है कि कंपनी अच्छी है। मैं ओरली बता रहा हूँ यार, ये मैं लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी बुक में मौजूद है यार, जो नहीं था वो मैंने आपको देखे बुक में, तो खैर बुक में तो हर चीज मौजूद थी, सोर्स ऑफ फाइनेंस में थोड़ी एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरी थी, मैंने लिखवा दी है, एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरी ज्यादा डाटा बेस्ड, वो मतलब कॉपी पेस्ट वाली थ्योरी है। सिग्नलिंग इफेक्ट क्या है कि डिविडेंड अच्छा होगा तो कंपनी के, इसका मतलब हालत अच्छे हैं, क्योंकि लिस्टेड कंपनी के पास तो और कोई रास्ता ही नहीं है सिवाय इसके कि वो तो कंपनी में आके नहीं बैठ सकते ना कि कंपनी कितनी अच्छी चल रही है, उनको तो डिविडेंड तय काट जाएगा, डिविडेंड मिल रहा है इसका मतलब कंपनी अच्छी है, डिविडेंड नहीं मिल रहा है इसका मतलब गड़बड़ चल रही है, इसका मतलब पैसे नहीं है कंपनी का, इसका मतलब कंपनी के हालात बुरे हैं, इसका मतलब कंपनी का प्रॉफिट अच्छा नहीं है जब भी डिविडेंड नहीं दे रही है। डिविडेंड से लोग सिग्नल ले रहे होते हैं। कुछ इससे बुरी बात भी है कि बहुत सारी कंपनियां पे जानबूझ के डिविडेंड दे देती हैं, हालांकि उनका डिविडेंड बनता नहीं है, हालांकि वो इतनी प्रॉफिट में नहीं होती, मगर फिर भी जस्ट टू मेंटेन देयर गुडविल, जस्ट टू मेंटेन देयर, जिसे कहते हैं ना कि पॉजिटिव इमेज, वो डिविडेंड दे रही होती है, जो कि वो भी एक गलत बात है, जो कि इसके अगेंस्ट हम बात करेंगे कि आप ये नहीं हो कि यार आप उठा के ये देख लो, फिर आपको ये भी देखना चाहिए आपको लिक्विडिटी कितनी है, कैश है नहीं है डिविडेंड देने के लिए। क्लाइंटल इफेक्ट के भाई टैक्स वाली बात नहीं कर रहा था मैं, कि ये जो, अच्छा ये भी बड़ी प्यारी प्यारी वो है। अच्छा ये अगेन देखिए, कुछ लोगों ने भी ये पढ़ा नहीं होगा क्योंकि हम बहुत आखिर में पढ़ाते हैं, यूजुअली हमारे जिसे कहते हैं ना बुक में बहुत आखिर में आता है। ये अगर मैं बुक का इंडेक्स आपसे शेयर करूँ तो ये परेशान नहीं होइएगा, ये अगर आपने अभी फिलहाल नहीं पढ़ा तो टेंशन की बात नहीं है, ये बहुत बाद में आएगा, ये डी मर्जर फॉरेस्ट वॉरेस्ट एम आई फॉरेन रिजल्ट के बाद आएगा डिविडेंड, यहाँ पे देख रहे हैं ये इधर आएगा इसके बाद। तो अभी किसी में से अगर नहीं पढ़ा, नॉर्मल सीक्वेंस से लेक्चर ले रहे हो तो टेंशन नहीं लेना, वहां पे आएगा तो वहां से आप पेज नंबर 402 पे जाना, 395 से पूरा टॉपिक शुरू हो रहा है, इसके अंदर एमआईआर वगैरह भी है, वो सब चीजें भी हैं, बाकी वो जो स्पेसिफिक डिविडेंड की बातें शुरू हो रही है 402 से शुरू हो रही है। ठीक है, संभाल लेंगे पेपर में, मसला तो नहीं है। मेरे हिसाब से यार मुझे बहुत अफसोस हुआ ये परसेंटेज देख के, सॉरी के साथ यार, आई डोंट थिंक वी डिजर्व, जैसे इसने रिक्वायरमेंट में उसमें क्या लिखा कमेंट में, एग्जामिनर का कमेंट भी पढ़ लो यार, वो कह रहा है मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर्स लैक डेप्थ इन देयर रिस्पांसेस एज दे ओनली टच अपॉन अ फ्यू पॉइंट, many examiners inaccurately mentioned share split as an alternative method of distributing cash to shareholder which is not correct। ठीक है जी, शेयर स्प्लिट में बस आप ये बताएंगे कि शेयर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, वो उससे कैश नहीं आता, बस सिर्फ वो कहते हैं शेयर स्प्लिट क्या होता है पता है, शेयर स्प्लिट में ओरली बता देता हूँ, वैसे जब वक्त आएगा तो उसको देख भी लेंगे। शेयर स्प्लिट का मतलब ये होता है कि यार आपने ना एक, लेट से आप मुझे बताएं कि अगर कोई शेयर 1000 रुपए का है उसको ट्रेड करना ज्यादा आसान है, या जो 100 रुपए का शेयर है उसको ट्रेड करना ज्यादा आसान है, सवाल है मेरा आपसे, ऐसे ही बात को समझिए, फिर मैं आपको बताता हूँ जी कौन सा जो है वो ट्रेड करना ज्यादा आसान है, 1000 वाला शेयर या 100 वाला शेयर। तो 1000 वाले शेयर का मसला ये है कि आप जब बेचने जाते हो ना तो इतनी आसानी से बिक नहीं पाता, उसके इतने बायर्स नहीं होते, क्योंकि छोटा शेयर होता है ज्यादा लोग ले लेंगे, बड़ा शेयर होगा कम लोग हाथ डालेंगे। एक जमाने में यूनिलीवर का शेयर 10,000 रुपए का था, आज पता नहीं कितने हजार रुपए का। तो कुछ शेयर बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, स्टॉक स्प्लिट का मतलब है 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। अब अगर 1000 वाले शेयर को खुला करा दिया जाए, यानी कि स्प्लिट कर दिया जाए, यानी कि एक के 2 शेयर बना दिए जाए, तो वापस 100 का शेयर हो जाएगा, तो उससे थोड़ी सी उसकी ट्रेडेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, उससे थोड़ी सी उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, उससे थोड़ी सी उसकी डिमांड इंप्रूव हो जाएगी, तो उससे शेयर होल्डर को लॉन्ग रन में फायदा हो सकता है बेचने के वक्त। समझ रहे हैं, बेचने के वक्त 100 वाले 250 के कराते हो ना, खुले कराते हो तो खर्च करना आसान होता है, तो वो कॉन्सेप्ट है।
ठीक है चलें यार, यहीं पर रखते हैं। आई कैप सॉफ्टवेयर में इसीलिए आपका आज ऐड करा रहा हूँ क्योंकि आगे एमएसए में तो आपने करना ही है, कुछ लोग अटेम्प्ट आगे की बनेगी उस वक्त मुझे उम्मीद है आई कैप का सॉफ्टवेयर एप्लीकेबल हो गया होगा। तो दोनों ऑडियंस को जो है वो इसमें कैटर किया गया है। ठीक है, बाकी यार जो बातें आपको समझ आती हैं आप आगे और स्टूडेंट से भी शेयर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह आगे के लाइव सेशंस में। बाकी प्लीज यार मेरी रिक्वेस्ट यही है, पढ़ते जाएं, कोई क्वेरी हो मुझसे पूछ लें, मगर प्लीज टाइमली चीज़ों को कवर करें। ठीक है, उम्मीद है आपका सेशन मज़ेदार लगा होगा, मज़ा आया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।